अस्सलाम स्टूडेंट्स, मॉक में हमारे पास एक और सवाल था, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि 8 नंबर का था। इस सवाल को अगर गौर से देखें तो सवाल आपसे कहता है द शेयर कैपिटल ऑफ JL, a listed company, comprises of 70 million shares of rupees 20 each, with the federal government owing 40 million shares through the Ministry of Finance। तो एक ऐसी कंपनी है जो कि जिसमें 70 मिलियन शेयर में 40 मिलियन शेयर्स फेडरल गवर्नमेंट के पास है। इसका मतलब है ये कंपनी जो है ये पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, पब्लिक सेक्टर कंपनी है, ठीक है। Rumors have surfaced in the market regarding the alleged misconduct by the company's chief operating officer. It is claimed that the CEO has personally benefited by engaging contractors who supply goods and services to the company's business operation. Further, several contracts have lodged complaints stating that their payments were withheld after refusing to comply with the company's unrelated demand. सवाल की रिक्वायरमेंट बड़ी क्लियर है, अंडर द प्रोविजन ऑफ द पब्लिक सेक्टर कंपनीज। उसने वो सवाल नहीं पूछा अंडर द एप्लीकेबल कॉर्पोरेट लॉ, उसने स्ट्रेट आपसे पूछा अंडर द प्रोविजन ऑफ द पब्लिक सेक्टर कंपनीज कॉर्पोरेट गवर्नेंस रूल्स 2013 डिस्कस द एक्शंस एक्सपेक्टेड ऑफ द कंपनीज बोर्ड विच में एड्रेस द एलीस्ट मिसकंडक्ट बाय द चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। अभी सवाल तो था, तो किताब हमारे पास मौजूद थी, किताब में हम पब्लिक सेक्टर रूल्स में गए, लेकिन सवाल का ट्रिकी पार्ट क्या था? इस सवाल में जो 8 नंबर का आंसर आया था, आपको कोई स्पेसिफिक हेडिंग में ये आंसर नहीं मिलेगा पब्लिक सेक्टर रूल्स में। जगह जगह पे उसने क्या कहते हैं ये इस चीज़ के ऊपर बातें की हैं, उन सबको एक जगह इकट्ठा करना था और उसके बाद एक अच्छा आंसर आपको प्रोड्यूस करना था। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको लेके क्या चलता हूँ, मैं लॉ साथ साथ पढ़ता रहता हूँ और आपसे कहता हूँ कि इसमें करना क्या था। अगर आप पब्लिक सेक्टर रूल्स देखेंगे तो रूल नंबर 2A देखेंगे तो फॉर द पर्पस ऑफ दिस रूल्स द फॉलोइंग शैल बी द क्राइटेरिया फॉर द साउंड एंड prudent management of a public sector company, which shall be bound to comply with all items, namely the business of the public sector company is carried out with the integrity, objectivity, due care and professional appropriate to the nature and scale of it। तो पहली चीज तो मेरे लिए ये रेलेवेंट होगी कि जी क्या साउंड एंड प्रूडेंट मैनेजमेंट है, एक क्राइटेरिया है कि जी आपका बिजनेस इंटेग्रिटी के साथ होना चाहिए। तो क्या चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर जो कि इस तरह की हरकतें कर रहा है, क्या ये इंटेग्रिटी में आ सकता है? यस आ सकता है, आपने ये चीज लिख दी, सही है। ये जो स्पेसिफिक सिनेरियो ये आपको कहीं नहीं दिखेगा इतना, सही है, लेकिन उस सिनेरियो से आपने देखना है कि जी मसला किन किन चीजों में आते हैं, पब्लिक सेक्टर रूल्स के वो रेलिवेंट सेक्शन लिखने थे, सही है। उसके बाद मैंने कहा रूल 5 में आया और मैंने रूल 5 देखा तो मैंने कहा कि भाई responsibilities or responsibility, power and function of the board. The board shall ensure that the professional standards and the corporate values are in place that promotes the integrity for the board, senior management and other employees in the form of a code of conduct. The code of conduct shall articulate acceptable and unacceptable behaviors. The board shall ensure that the appropriate steps are taken to communicate throughout the company the code of conduct. तो इसका मतलब है ये चीज़ कोड ऑफ कंडक्ट के भी खिलाफ वर्जी है तो कोड ऑफ कंडक्ट भी रेलिवेंट हो जाएगा मेरे पास, सही है। मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ। तीसरी चीज़, the board shall establish a system of sound internal control which shall be effectively implemented at all levels within the public sector company to ensure compliance with the fundamental principles of probity, propriety, objectivity and integrity and honesty and relationship with the stakeholders in the following manner। सही है कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है तो वो रेलिवेंट डिस्कशन में पार्ट नहीं लेगा। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ डिस्कशन आ रहा है डायरेक्टर का, एग्जीक्यूटिव का और अदर एम्प्लॉय का, तो वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा। द बोर्ड शैल ऑल्सो डेवलप एंड इंप्लीमेंट अ पॉलिसी ऑफ द एंटी करप्शन टू मिनिमाइज द एक्चुअल परसीव करप्शन इन द कंपनी। द डायरेक्टर्स एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ अ पब्लिक सेक्टर कंपनी डू नॉट अलाउ a conflict of interest to undermine their objectivity in any other activities, both professional and private, and they do not use their position in the public sector company to further their private gains। तो ये भी रेलिवेंट था, ये भी मैंने लिख दिया। Ensure the compliance with the laws and public sector companies internal rules and procedure relating to the public procurement। क्यों public procurement लिखा है मैंने? Because मसला procurement में ही हुआ है, tender, regulation, purchasing and the board shall and when dealing with the suppliers of the goods and services। ये सारी चीज़ें प्यारे बच्चों मैंने लिख दी, ये सारी चीज़ें मैंने लिख दी और ये बाकायदा हेडिंग किस चीज़ की आ रही है? रिस्पॉन्सिबिलिटीज, पावर एंड फंक्शन ऑफ द बोर्ड। तो मैंने मेन हेडिंग देखी, मैंने कहा इसमें से मुझे कुछ कंटेंट मिल सकता है, वो कंटेंट मैंने अभी लिखा है, ये आपने पेपर में नहीं लिखना है पूरा, सही है। ये मैं आपको स्टूडेंट कॉर्नर के तौर पर बता रहा हूँ कि यार मेरी सोचने की सलाहियत यहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए, ठीक है। मैंने ये सारी चीज़ें लिखी प्यारे बच्चों। फिर उसके बाद क्या था? द बोर्ड शैल फॉर्मुलेट अ सिग्निफिकेंट पॉलिसीज ऑफ द पब्लिक सेक्टर कंपनी विच में इंक्लूड द फॉलोइंग प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज टू एनहांस द ट्रांसपेरेंसी। तो प्रोक्योरमेंट रेलिवेंट है, मैंने प्रोक्योरमेंट लिख दिया, सही है। फिर उसके बाद है कि जी बोर्ड ये सारे काम करेगा कैसे जब तक बोर्ड के पास की इंफॉर्मेशन प्लेस नहीं की जाएगी। तो की द बोर्ड शैल एस्टैब्लिश एप्रोप्रिएट अरेंजमेंट टू इंश्योर दैट इट हैज एक्सेस टू ऑल द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, एडवाइस एंड रिसोर्स नेसेसरी टू इनेबल इट to carry out its role effectively। Significant issues shall be placed before the board for its information consideration in order to formalize and strengthen the corporate decision making। Now, what are the for the purpose of sub rule 1 the significant issues shall include the following। और उसमें बहुत सारी पॉलिसीज आ रही है, मेरे लिए कौन सी रेलिवेंट है? पॉलिसीज रिलेटेड टू द अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड परचेज एंड सेल ऑफ रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, मशीनरी एक्सेट्रा
विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन मैकेनिज्म, ये सारी चीज़ें प्यारे बच्चों अगर आप देखें तो मैंने कहा यार बोर्ड का ये काम है, सही है, बोर्ड के पास इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए, उसके बेसिस बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, रोल्स हैं, पावर्स हैं, फंक्शन है, ये सारे काम है। मेरे आंसर का अगर आप एक पहलू देखेंगे तो एक पहलू मेरे आंसर का एग्जैक्टली यही है। तो वो कह रहा है बोर्ड के सवाल की रिक्वायरमेंट देखें, डिस्कस द एक्शन एक्सपेक्टेड टू द बोर्ड जेल्स बोर्ड, द बोर्ड शेल इंश्योर एंड इवेल्युएट द फॉलोइंग क्राइटेरिया फॉर साउंड एंड प्रूडेंट मैनेजमेंट। सही, बोर्ड को ये इंश्योर भी करना है और दैट शुड बी द कोर्स ऑफ एक्शन, कि ये इवेल्युएट करे, इंश्योर करे क्या ये चीजें मौजूद थी, और अगर मौजूद थी तो फिर इवेल्युएट करे कि हुआ कैसे। क्राइटेरिया फॉर साउंड एंड प्रूडेंट मैनेजमेंट, देखिए एक चीज हमेशा देखें, एक गलत हरकत हुई है ना, तो इसके आंसर के दो पहलू होंगे, ये गलत हरकत हुई क्यों, सही है, और अब उसके अगेंस्ट एक्शन क्या लेने चाहिए। क्राइटेरिया फॉर साउंड एंड प्रूडेंट मैनेजमेंट है, ये आपको साफ देख रहा है, लॉ में लिखा हुआ था, मैंने यहाँ पे लिख दिया, क्या बिजनेस इंटेग्रिटी ऑब्जेक्टिविटी के साथ कैरी आउट हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्या प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एंड वैल्यूज इंक्लूडिंग कोड ऑफ कंडक्ट क्या ये सारी की सारी चीज़ें मौजूद हैं कि नहीं है। उसके बाद क्या सिस्टम ऑफ साउंड इंटरनल कंट्रोल इंप्लीमेंट हुआ है, एंटी करप्शन पॉलिसी है, क्या सिग्निफिकेंट पॉलिसी है कंपनी की रिगार्डिंग दी प्रोक्योरमेंट, और क्या इसके अलावा फॉलोइंग सिग्निफिकेंट इश्यूज वाकई में बोर्ड के पास पेश किए गए थे कि भाई ये हमारी पॉलिसी है रिगार्डिंग द अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ये विसल ब्लोअर पॉलिसी है। बोर्ड पहले एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म को इवेल्युएट करेगा और इंश्योर करेगा। ठीक हो गया प्यारे बच्चों। अच्छा, अब उसके बाद अगर हम देखें तो इसका मतलब है अब अगर एक्शन लेना है तो बोर्ड कोई ना कोई कमेटी बनाएगा, बोर्ड कमेटी खुद कर सकती है, बोर्ड की कमेटी बनाएगा। तो अगली चीज सबसे इंपॉर्टेंट आ गई हमारे पास कमेटी से रिलेटेड, फॉर्मेशन ऑफ बोर्ड कमेटीज। द बोर्ड शैल सेट अप द फॉलोइंग कमेटी। आपके सामने पांच कमेटी आ रही है, ऑडिट कमेटी आ रही है, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी आ रही है, ह्यूमन रिसोर्स कमेटी आ रही है, प्रोक्योरमेंट कमेटी आ रही है, नॉमिनेशन कमेटी आ रही है। नॉमिनेशन कमेटी, ह्यूमन रिसोर्स कमेटी रेलिवेंट नहीं है, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी रेलिवेंट नहीं है, तो मेरा आंसर किस तरफ जाएगा, ऑडिट कमेटी की तरफ और प्रोक्योरमेंट, बिकॉज प्रोक्योरमेंट मसला हुआ है। ठीक है, अब मैं काम करता हूँ ऑडिट कमेटी में आता हूँ, ऑडिट कमेटी को देखता हूँ। ऑडिट कमेटी को अगर मैं देखता हूँ तो ऑडिट कमेटी में मेरे पास आ रहा है, द टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऑफ द ऑडिट कमेटी में ऑल्सो इंक्लूड द फॉलोइंग कंसिडरेशन ऑफ मेजर फाइंडिंग्स ऑफ इंटरनल इन्वेस्टिगेशन एंड मैनेजमेंट रिस्पॉन्स, ओवरसीइंग विसल ब्लोइंग पॉलिसी एंड कंसिडरेशन ऑफ एनी अदर इशू। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ थी वो थी कंसिडरेशन ऑफ मेजर फाइंडिंग्स ऑफ इंटरनल इन्वेस्टिगेशन एंड मैनेजमेंट रिस्पॉन्स। तो इसका मतलब एक इंटरनल इन्वेस्टिगेशन बैठी होगी तो ऑडिट कमेटी का एक काम, ऑडिट कमेटी इज दी सब कमेटी ऑफ बोर्ड, बोर्ड की पावर में आ जाती है। आंसर में रेलिवेंट है ये मेरा कि जी एक ऑडिट कमेटी बनाई जाए, ऑडिट कमेटी बनी हुई है, उस ऑडिट कमेटी में ये कहा जाए कि जी एक इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उस इन्वेस्टिगेशन को आपने अप्रोप्रिएटली जो भी उसकी मेजर फाइंडिंग है उसको आपने कंसिडर करना है। सही है, ऑडिट कमेटी इंटरनल ऑडिट के बगैर काम नहीं कर सकती, तो इसका मतलब एक और चीज मेरे आंसर में रेलिवेंट हो जाएगी, दैट इज इंटरनल ऑडिट। सही है, देयर शैल बी इंटरनल फंक्शन इन अ पब्लिक सेक्टर कंपनी, द चीफ इंटरनल हु इज द हेड ऑफ द इंटरनल ऑडिट इन द पब्लिक सेक्टर कंपनी शैल बी अकाउंटेबल टू द ऑडिट कमेटी। सही है, तो मैंने रेलिवेंट लॉस आपके सामने लिख दिए प्यारे बच्चों, सारे रेलिवेंट लॉस आपके सामने लिख दिए। अब मैं अपने आंसर को किस तरीके से लिख रहा हूं, यहां तक मेरा आंसर हो गया था। अगली चीज जो बड़ी रेलिवेंट है वो है द बोर्ड शैल सेट अप कमेटी फॉर द इंटरनल इन्वेस्टिगेशन ऑफ दिस मैटर। बोर्ड को एक कमेटी बनानी पड़ेगी जो कि इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करे। द बोर्ड शैल डायरेक्ट द ऑडिट कमेटी, बिकॉज ऑडिट कमेटी के टीआर में वो चीज आ रही है कि उसने मेजर फाइंडिंग्स वगैरह को इवैल्यूएट करना है, कंसिडर करना है। द बोर्ड शैल डायरेक्ट द ऑडिट कमेटी कंसिडरेशन ऑफ अ मेजर फाइंडिंग्स ऑफ इंटरनल इन्वेस्टिगेशन एंड मैनेजमेंट रिस्पॉन्स देयर टू। मैंने एक्जैक्टली ये चीज यहाँ पे लिख दी, और उसके बाद मैंने एक चीज लिखी, द ऑडिट कमेटी शैल असाइन द हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट फॉर द इन्वेस्टिगेशन। तो मेरा कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, हुआ क्यों, ये चीज होनी चाहिए थी, इसको इवैल्यूएट करें, इसको इंश्योर करें, और फिर इसके बाद एक कमेटी बनाएं, कमेटी के बाद ऑडिट कमेटी को डायरेक्ट करें, वो इन सारी चीज़ों को इवैल्यूएट करें। इसका सिर्फ मसला अगर आप देखें प्यारे बच्चों तो इस सवाल का आंसर डिफरेंट जगह से आ रहा था। ठीक है, और जब आपने पब्लिक सेक्टर का लेक्चर देखा होगा तो जो मैं एक वाज़ेह डिफरेंस बताता हूँ पब्लिक सेक्टर और कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस है। पब्लिक सेक्टर जो कि गवर्नमेंट की कंपनी है, गवर्नमेंट की एंटिटी है, गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग है, तो बहुत ज़्यादा फोकस जो रखा गया है वो इंटेग्रिटी ऑब्जेक्टिविटी पर रखा हुआ है। आई के अपने उसी को बेस बनाया और बच्चे से एक्सपेक्ट किया कि जी आप आंसर बनाएं इसको। तो पूरे जो हमारे पास रूल्स थे उसमें से आपने डिफरेंट जगह से इसका एक अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव आंसर बनाना था प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है एक नए सवाल के साथ। थैंक यू सो मच।